हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर, जी सर। देखो, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो भी हम लोग पढ़ा रहे थे, मैंने कल बोला था कि वो यूनिट लगभग ख़त्म हो चुकी है। एक टॉपिक है आपका ALU, वो बाकी है। ठीक है, वो बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा एक सर्किट है। ठीक, तो उसमें जैसे BCD एडर वगैरह होते हैं उसी तरह के सर्किट हैं। तो जैसे मुझे रेलिवेंट मटेरियल मिल जाएगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, किसी भी ट्यूब क्लास में आपको बता दूँगा। तो फिलहाल अब हम शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट है सिक्वेंशियल सर्किट्स की। ठीक है, तो यस आपको आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट तो पढ़ चुके हैं आप। कॉम्बिनेशनल के बारे में आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम का जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनकी बेसिस पे हम लोग आउटपुट निकालते हैं। ठीक, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि अब देखो, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे कोशिश करना समझने की। मैंने पहले भी बताया हुआ था कि आपका ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कुछ आपके इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं। ठीक, अब इसमें ये तो हो गया कॉम्बिनेशन सर्किट कि आपके पास कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं। बट अगर क्या हो कि यहाँ से निकल के ये जो आउटपुट्स हैं, हम अगेन इसको यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब इनपुट साइड पे अपने इनपुट के साथ में एक हम आउटपुट के भी स्टेज को यूज़ करते हैं डिसीजंस में। तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। ठीक, इसको बोलते हैं फीडबैक। और फीडबैक क्या लेकर आता है, ये जो यहाँ पर सपोज आउटपुट आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अपने इनपुट के साथ। क्लियर? तो ये हम यस लेंगे कैसे, इनपुट साइड पे हम लोग लेते कैसे? आपको कंट्रोल सिस्टम का भी यही फंडा रहता है कि कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा ऑपरेशन होता है, बाकी हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट को भी इनपुट के साइड पे यूज़ करते हैं। एक बेसिक समय चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले जैसे थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। ठीक, कोई हमारा सिस्टम में जैसे बकेट है, सॉरी गीज़र है, तो गीज़र में क्या होता है कि हमारा पानी आता रहता है, उसके बाद ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है उसमें, गर्म करने का पानी को। ठीक है, उसके बाद उसको मेजर करता है थर्मामीटर। फिर मेजर करने के बाद उसको क्या करता है, फीडबैक के तौर पे फिर से इनपुट साइड पे देता है, और वहाँ ये बताता है कि आपका अभी जो टेम्परेचर है इतना अभी नहीं हुआ है गर्म। जैसे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम में आपका सब ये चीज़ें होती हैं, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे है, इसको इसका पार्ट मत समझिए, तो मैंने बस समझाने के लिए किया हुआ आपको। ये आपका इनपुट है। ठीक, ये प्लस यस या माइनस, ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट हमने दिया, और ये क्या हो गया, ये हीट प्रोवाइड करने वाला पूरा सिस्टम है। ठीक है, गीज़र में जैसे होता नहीं है, तो हीट प्रोवाइड करने वाला पूरा सिस्टम बना हुआ है, कॉइल से उसको गर्म करेगा पानी को। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट आता है, आउटपुट एक क्या आएगा, टेम्परेचर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, इस आउटपुट को मेजर करता है। ये सपोज ये मेजरिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो मेजरिंग एलिमेंट क्या करता है हमेशा, जैसे आउटपुट का वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना टेम्परेचर, तो मेजरिंग एलिमेंट क्या करता है, वो टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है आउटपुट साइड की। ये देखो, यहाँ से सिग्नल हमने इसको दिया था। ठीक है, ये मेजर जब भी कर लेगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस जगह इनपुट के पास में भेज देगा उसको, कि हमारा इनपुट सपोज 10 पे था, ये 8 आया, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, 2। तो अब 2 बचा हुआ है, तो इसको और गर्म करना है, हीट करते रहना है। फिर जैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये 10 को मेजर करेगा और यहाँ 10 दे देगा, तो ये क्या होगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि आपका जो डिफरेंस
सिग्नल है वो कितना है, 0। अब कोई काम नहीं होगा, समझ गए, तभी कट ऑफ हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? सर इसमें जो आउटपुट मिल रहा है वो टेम्परेचर टेम्परेचर मिल रहा और सर इनपुट क्या जा रहा है? है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जी। ठीक है। देखिए इसमें तो सर यहाँ ये जो फीडबैक रहता होगा सर, इसको चेंज करते होंगे क्या, उसी के हाँ ये सिग्नल, करस्पॉन्डेंस में? हाँ बिल्कुल चेंज होता है। तो ये सिग्नल को इनहेंस करने के लिए क्या चीज़? चल रहा है? नहीं, इन्हांस करने यही के लिए सर नहीं होता। देखो सिंपल सी बात समझो, हम जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि हम एक फीडबैक में सिग्नल देते हैं, तो फीडबैक में सिग्नल देने के लिए हमारे पास वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बस फीडबैक का कंसेप्ट समझाने के लिए किया था कि फीडबैक को हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है हमारा कंट्रोल सिस्टम में, हमने जैसे बता दिया तुमको ये डायग्राम वैसा नहीं है। ये बस एग्जाम्पल के तौर पे हम तुमको ये समझाने के लिए किया था कि फीडबैक क्या होता है, ठीक है। तो फीडबैक से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट स्टेज को या आउटपुट का जो भी होता है उसको हम क्या करते हैं, इनपुट साइड पे फिर से यूज़ करते हैं, ठीक। ये हमारा जी। अभी अभी एग्जैक्टली डिजिटल में नहीं लग रहा है। हम बस क्या देखना चाह रहे थे कि फीडबैक क्या है, फीडबैक काम क्या करता है। ठीक है सर। हेलो। हेलो। यस। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था, मैं डायरेक्टली भी बढ़ा सकता था, लेकिन बस ठीक है बताने के लिए कि सर। जी। फीडबैक से हम लोग करते क्या हुआ, मैं ऐसे सिंपल बोल देता क्या फीडबैक लगा हुआ है। तो फीडबैक का मतलब क्या है वो आपको समझ में नहीं आता, बस ये बताने के लिए कि आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग यूज़ जब भी करते हैं तो हम फीडबैक से सिग्नल लेते हैं, ठीक है, और उसको इनपुट के साथ दे देते हैं। अब फीडबैक अगर आ रहा है तो फीडबैक को ज़ाहिर सी बात हम कहीं स्टोर कर रहे होंगे, मतलब जो सिग्नल है कहीं स्टोर कर रहे होंगे, तभी हम तो दोबारा दोबारा दे पा रहे हैं, जी सर। ठीक है। यहीं से आपका कंसेप्ट आता है मेमोरी का, ठीक। अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने मेमोरी का कोई भी यूज़ नहीं देखा क्योंकि वहाँ हमें डेटा स्टोर करना ही नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही हमारा सीक्वेंसर सर्किट आया तो सीक्वेंसर सर्किट में क्या हुआ कि हमें आउटपुट को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। तो जब आउटपुट को दोबारा यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं, फीडबैक के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा एक मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत भी पड़ रही है ना, डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर आपका मेमोरी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। जो यहाँ मैंने फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है या लैचेस लिखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मेमोरी का कंसेप्ट है, ठीक। यहीं से मेमोरी की शुरुआत हुई थी, ये बताने के लिए मैं बता, ठीक है। तो ये फिलहाल इतना बड़ी चीज़ नहीं थी, ये बस एक रूपरेखा बनाने के लिए थी कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली काम करने जा रहे हैं सीक्वेंसर सर्किट पे, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है, क्लियर। जी सर। तो एक जो डिफरेंस सबसे बड़ा रहता है, पहले तो आप देख लीजिए कि लैचेस क्या होता है, ठीक। लैच और फ्लिप फ्लॉप आपने अभी तक कोई ऐसा नाम सुना नहीं होगा, है ना। सर वो मैकेनिकल से रिलेटेड लैच सुना है बस। पर मैं हम देखते हैं उसके बाद एक बार ऑपरेशन बताते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्यों होता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक। तो पहला हम जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं वो एकदम बेसिक सा चीज़ है कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, आप कभी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं इसको।
यस सर्किट है हमारा। अब देखो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। 2 इनपुट्स लिए हुए हैं, ठीक है। 2 इनपुट लिए। अब क्या होता है कि 2 इनपुट से कॉम्बिनेशन तुम्हारे क्या क्या बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। यहाँ पर 2 आउटपुट लिए हुए हैं, ठीक। एक है क्यू और एक है इसका कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक। तो यस यहाँ पर 2 स्टेबल स्टेट आ रही है, ये चीज़ याद रखिएगा, बाकी नोट्स तो मैं दूंगा। 2 स्टेबल स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक क्यू और एक क्यू बार। सपोज अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 0। तो दोनों स्टेबल स्टेट्स आपके पास आ रही हैं, इसलिए इसको हम 2 स्टेबल स्टेट्स यहाँ पर होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। ये आपको पढ़ेंगे भी अभी मल्टी वाइब्रेटर्स वगैरह आगे पढ़ेंगे, ठीक। बस इतना ध्यान रखें कि इसको हम लोग एक नाम ये भी देते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक। अब ऑपरेशन की बात आती है, हम लोग ऑपरेशन देखते हैं कि सपोज हमारे पास देखो पहले कुछ नहीं है, हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट, मतलब आउटपुट हम एक एज्यूम अगर कर लें यहाँ पर ये 0 है, ठीक। अरे भैया, ठीक है, हमने अज्यूम किया कि यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर है। जी सर यस सर अब देखो ये अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या अवेलेबल रहेगा, 1, सिर्फ 1 इसकी वजह से। ये समझ लो कि एक एलिमेंट बना हुआ है, एक मॉड्यूल बना हुआ है जो ये काम करेगा। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 1 है तो ये क्या है, नैंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को हमने क्या है, एक ही सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ, कनेक्ट कर दिया और उसको 1 दे दिया, 1 दे दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक। और उसी तरह से यस यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक। फर्दर ये ऑपरेशन बार बार ये चलता रहेगा, ठीक। अभी हम इनपुट को दे नहीं रहे थे, हमने बस क्या किया, एक बिट को स्टोर करने के लिए ये सर्किट बना दिया, ठीक है। ये कंप्लीट जो मॉड्यूल है आपका, ये एक 1 बिट मेमोरी स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कि हमने क्या कर दिया, 0 अगर वहाँ पर ऊपर अज्यूम कर लिया, एक बार 0 अगर अवेलेबल है आपके पास क्यू पे तो वो क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। या फिर हम 0 को यहाँ से ले सकते हैं और 1 को यहाँ पे ले सकते हैं, नीचे वाले से, ठीक है। या फिर अगर यहाँ 1 है, हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था, ठीक। तो 1 यहाँ पर अवेलेबल हो जाता और यहाँ पे क्या हो जाता अवेलेबल, 0। फिर से करके देखिए, यहाँ 0 की वजह से इधर ये 1 आ जाता है दोबारा, और यहाँ 1 की वजह से यहाँ 0 हो जाएगा। तो बार बार ये चीज़ स्टेज क्या होगी, वही चलती रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 बिट स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से आप 1 भी चाहे तो ले सकते हैं और 0 चाहे तो ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर इनपुट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर, हम इनपुट को अभी वेरी करा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट पे, ठीक है। यस सर जी सर थोड़ा सा कनेक्टेड है कुछ चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ, पहली क्लास में ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे फ्लिप देखेंगे, उनकी टेबल्स वगैरह देखेंगे, तो कहानी कैसे बढ़ रही है वो देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लैच क्या होता है, और क्योंकि ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को लॉक करके रखता है, बार बार 1 0 यही इन्फॉर्मेशन देता रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लैच, ठीक है। लैच या फिर लॉक दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। कंसेप्ट यहीं से आया है कि हम ये जो डेटा बिट्स हैं वो लॉक होके रहती हैं, इसीलिए इसको हम लोग लैच बोलते हैं, ठीक। ये एकदम बेसिक सर्किट है, जब पहली बार बनाया गया था। फिर ये सोचा गया कि ये हम कुछ चेंज तो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक मेमोरी एलिमेंट जो भी है वो तो एक पहले से जैसे डिफाइंड हो गया, उसके बाद हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा और कुछ किया जाए, तो उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, ठीक है। मैं मॉडिफाइड सर्किट बना रहा हूँ आपको,
जिसको चलो इसी में बता दे रहा हूँ फिर ताकि समझ में भी आए कि डिफरेंस कहाँ पे आया है। इस पहली क्लास है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। मुझे बनाते हुए देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा आगे के लिए समझना। यहाँ तक मैं सीधे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि नैंड गेट में मैंने दोनों को सेम इनपुट दिया हुआ है, दोनों लाइंस को कनेक्ट कर दिया, जैसे हम ऊपर कर रहे थे यहाँ पे, वैसे यहाँ पर मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है नीचे वाले केस में इस जगह में। ठीक है, जी सर। ये तो वही चीज़ है G1 G2 और यहाँ पर G3 G4 ये मैंने नाम दे दिया। ठीक, ये यहाँ पर Q और Q बार वैसे ही है। ठीक, यहाँ मैं एक इनपुट लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं सेट, इसको बोलते हैं रीसेट। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर मॉडिफाइड है, ठीक, इसको हम एस आर लैच भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एस आर लैच भी बोलते हैं हम लोग। तो बेसिक लैच का ये था जो ऊपर मैंने दिखाया, फिर मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्योंकि मैंने बोला था तुम लोगों को कि हम लोग क्या इनपुट से चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले में कहीं पर भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे उसको, जो भी आउटपुट पे था उसी पे बेस था, उसी पे थोड़ा ये बेस था। ठीक, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। ठीक, अभी तक हम इसको लैच बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेमोरी को लॉक करने का काम कर रहा है। अब देखिएगा इसका ऑपरेशन कैसे होगा। यहाँ पर सपोज हमारे पास सब पहले 0 और यहाँ पे 1 मौजूद है। क्लियर, अब यहाँ हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक हमारे पास S है, एक R है, एक QN है। ठीक, ये यही सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 0 वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारा S 0 है और R भी 0 है, तो यहाँ हमारे पास आउटपुट क्या है, 0, तो वो कहाँ अवेलेबल होगा, इस जगह पे। ठीक है, और 1 कहाँ अवेलेबल होगा, इस लाइन पे। ठीक, एस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1, क्योंकि दोनों 0 0 थे। ठीक है ना। यस सर। फिर हम लोग का अब इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म कराइए। ऊपर वाले का पहले देखते हैं, 1 1 दोनों हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। ठीक, उसी तरह नीचे 1 इंटू 0 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक, हम नेक्स्ट राउंड भी ले लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 1 अवेलेबल होगा इस जगह पे, और यहाँ पर 0 ही अवेलेबल होगा हर बार। ठीक है, तो आपका आउटपुट जो हो रहा है, आउटपुट में आपको नो चेंज मिल रहा है, कि कोई चेंज नहीं, जितना भी पहले था उतना ही हमारा अभी भी है, अगर हम 0 0 देते हैं स्टेटस। ठीक, यस सर। पहली स्टेज समझ में आई। सेकेंड स्टेज के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको 0 1 पे रहने दो आउटपुट्स को। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल रहेगा, 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही अवेलेबल रहेगा।
बट यहाँ पे क्या हमने दिया है 0 एंड 1, ठीक। 0 1 देने से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ऊपर वाले में, और इस जगह क्या आ जाएगा 0, ठीक। चेंजेस कहाँ कहाँ हुए अब देखिए, मैंने ब्लू लाइन से बनाया हुआ है। अब ऊपर वाले आपके जो नॉट गेट वो नैंड गेट है उसमें क्या है 1 1 1 इंटू 1 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा 0, ठीक। और नीचे वाले में 0 0, तो यहाँ पर 1, ठीक। बोलिए, अभी यस आपको दिख रहा होगा कि कोई चेंज नहीं हुआ है ना, जैसे पहले वाला आया था वैसे अभी भी आया, ठीक है। यस सर। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम 1 अज्यूम करके चलते हैं और इसको 0 अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हमने 0 1 लिया हुआ था। अब 1 और 0 कर लेते हैं, तो 1 और 0 करेंगे तो यहाँ पर डेटा क्या मिलेगा तुम्हें 0 इस लाइन पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ठीक। बहुत ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा है कि Yes, sir. रिपीटिशन हो रहा है, No, no, ठीक sir. है। मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ मैंने ऊपर 1 लिया हुआ है, तो ये अवेलेबल हो गया यहाँ पे, और ये 0 है तो ये यहाँ पे। अब आपके पास पहले वाला डेटा क्या था, इस लाइन से इस लाइन पे आया, तो इस लाइन पे 1 ही है, और इस लाइन पे क्या है Yes, sir. 0 है, 0, ठीक है। 0. 1 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या मिला Yes, sir. 1. 1 ही 1 मिला, ठीक। Yes, sir. और 1 और 0, तो 0 यहाँ 1 मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू 0, तो 0 है, यहाँ पे क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक। दोनों पे 1 1 हो गए। एक बार और चला, ये 1 यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, फिर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 1 यहाँ अवेलेबल हो गया, फिर 1 और 1, फिर ये क्या आएगा 0, ठीक। और यहाँ क्या था पहले, कंफ्यूज हो गया रुको, मैं मिटा देता हूँ कुछ चीज़ें, मिटा मिटा के करूँ तो भी ज़्यादा समझ में आएगा। सर वो कर्सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा अगर माउस यूज कर पाए। मैं इसके केसेस दोबारा ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया यहाँ पे 0 और 1, 1. ठीक है। Yes, sir. सेकंड वाले के लिए मैं पहले से आउटपुट मान के चला हूँ 0 1। यहाँ S और R पे मैंने 0 1 दिया, तो इस जगह क्या हो गया 1 और 0, ठीक। Yes, sir. ये जो 0 है कहाँ अवेलेबल होगा यहाँ, और ये 1 यहाँ अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो 1 1 ये क्या दे देगा 0 ही दे देगा, यही वाला, ठीक। और ये 0 0 1 ही दे देगा, ठीक है ना। यस सर। फिर उसके बाद Yes, sir. एक बार और करके देख लीजिए, क्योंकि स्टेजेस चेंज भी हो जाती हैं। उसके बाद लॉक होने तक हमें देखना पड़ेगा। फिर 1 यहाँ पर फिर से आ जाएगा, ठीक। फिर से वही देगा, Yes, sir. इससे तो उसने क्या दे दिया यहाँ पे 0 दे दिया, और यहाँ पे 1 ही दे दिया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हम पहले का अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ 0 दे दिया, ठीक है ना। पहला हमने ले लिया, अब उसके बाद हम फिर से मिटा देते हैं इसको। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी पहले लगेगा, समझ के चलेगा। हमारे पास अभी भी यहाँ पर S और ये 1 दे देगा और ये 0, ठीक। इनपुट साइड पे तो हो गया। अब हम यहाँ 1 लेके चल रहे हैं और यहाँ पर 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। आउटपुट पे सपोज ये था पहले से, क्योंकि हमने तो भाई 0 और 1 वाला केस लिया था, यहाँ 1 अब मान के चल रहे हैं, तो ये वाली लाइन पे 1 है, तो ये आ जाएगा 1, ये दिखा। फिर नीचे 0 Yes. था, तो इस जगह पे आपका ये 0 अवेलेबल होगा। अब इन Yes, दोनों से आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 0, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1. ठीक। Yes. और यहाँ 0 1 था, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब दोनों सेम नहीं हो सकते, आपको पता है, बाइस्टेबल की बात मैंने बोली है ना। अगर सेम आ जाएगा तो Yes. ये अनडिफाइंड सी कंडीशन हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, एक बार और देखते हैं, यहाँ पर 1 अवेलेबल है इस जगह पे,
यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 जो था ये अभी भी यहाँ पे है, ठीक। अब दोनों पे 1 है। ऊपर वाले उसको देखते हैं हम, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, फिर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0। 0 नीचे वाले में 1 इंटू 0, तो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 ठीक। अब फिर से करके देखोगे तो तुम्हें यही आएगा, तो वहाँ यहाँ पर फिर से 1 भी करके देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो है हमारा आउटपुट अवेलेबल है, और ऊपर वाला यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। तो ये 0 और 0 इन दोनों को कराया हमने, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 और 1 का क्या, फिर 0 आ जाएगा, 0 फिर ये स्टेज लगातार यस चलती रहेगी। तो फाइनली आपको क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। फाइनली आपको क्या मिल गया कि जब भी हमारा 0 एस और आर का कॉम्बिनेशन हम 0 और 1 देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 0, ठीक है। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रीसेट, ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं कि आप देखें कि ये जो सेट वाला इनपुट है ये 0 है और रीसेट वाला इनपुट 1 है, तो जाहिर सी बात है हमेशा क्या देगा, ये रीसेट ही करेगा, मतलब आउटपुट को 0 करके रखेगा, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है। तभी मैंने 2 केसेस लिए थे, एक बार मैंने ऊपर 0 रखा था, एक बार 1 रखा था, ठीक है। पहली वाली कंडीशन में 0 0 जहाँ पर था वहाँ मैंने सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई थी, 0 1। आप 1 और 0 भी करके देख सकते हैं, मेरे से वो छूट गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मैं और भी आगे फिर स्टेजेस करूँ। क्लियर है सर। सर दोनों हाई लेंगे तो दोनों चेंज आएगा। ये दोनों हाई कैसे ले सकते हैं, मतलब अच्छा वो इनपुट पे, जी सर। और वो भी स्टेज आएगी भी, कभी कभी इसका रबर काम ही नहीं करता। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट राउंड में ले रहा हूँ 1 0 का, ठीक है। 1 0, अब देखिएगा हमेशा क्या आना चाहिए, जब सेट आपका 1 है और रीसेट आपका 0 है, ठीक है, ये वाला, तो हमेशा आपको यस। आउटपुट 1 ही देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑपरेशन। देख लेते हैं, हमने 0 दिया ऊपर और यहाँ 1 दिया, ठीक। तो ऊपर वाला जो 0 है हमारा यहाँ पर अवेलेबल होगा, और 1 यहाँ पर अवेलेबल होगा। एस और आर को हमने 1 0 दिया है, तो एस में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 0, और यहाँ मिलेगा 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब ऊपर देखिए 0 इंटू 1, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर कर दे देगा 1, ठीक है। और ऊपर सॉरी यहाँ 0 है, 0 और 1, 0 इंटू 1 0 हो गया, तो यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक। बोलिए, यस सर। तो कि ये तो सही नहीं है। फिर हम अगले राउंड के लिए लेंगे, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक। ये वाला जो अवेलेबल आउटपुट है और ये वाला अवेलेबल आउट है, नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ और यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 0 1 ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 ही आएगा अभी भी, तो नीचे 1 1, तो ये 0 कर देगा, ठीक। फिर अगर अगेन तुम देखोगे तो 0 नीचे है, यहाँ 0 अवेलेबल होगा, उसको 1 कर देगा, ठीक। यहाँ पर 1 अवेलेबल था, तो 1 1 0 ही हो जाएगा। तो हमेशा क्या रहेगा, जितनी बार भी तुम कराते रहोगे ये 1 ही देगा। बोलिए, अब मैं दूसरा केस ले लूँगा 1 वाला, उसको ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर
कैसा भी केस हो आप बना सकते हैं। ये एक्चुअली लैच का फंक्शन है या फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन है, एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं, यहाँ 1 लेके चलते हैं, यहाँ पर 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल क्या है, 0 और इधर 1। ठीक, इनपुट्स क्या थे, यहाँ 1 था, यहाँ 0 था, तो ये 0 और ये 1 हो गया। ऑपरेशन ऊपर वाला करिए, 0 0 तो ये 1 दे देगा अभी, और नीचे क्या था, 1 1 था, तो ये 0 दे देगा। ठीक, अगेन करोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि पहले भी इसी से तो हमने किया था, 1 0 से किया था, तो 1 0 दे रहा है, फिर से 1 0 देगा, फिर से 1 0 देगा। तो हमारा ऊपर वाला मेन आउटपुट हमारा क्या होता है, क्यू। ये मेन आउटपुट क्यू होता है। ठीक, ये इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये 1 आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, सेट का मतलब होता है 1 असाइन कर देना, और रीसेट का मतलब होता है 0 कर देना। ठीक, नेक्स्ट केस हम लेते हैं 1 और 1 का। ठीक, वन वन में यहाँ पर 1 1 ले लिया, तो यहाँ क्या जाएगा इनपुट पे 0 0। ये हम 0 और 1 लेके चल रहे हैं पहले से। ठीक, तो यहाँ पर अवेलेबल क्या होगा आपके पास 1, यहाँ पर 0। तो ऊपर देखिएगा, ऊपर 0 और 1 ये मिलके क्या हो जाए, कर देंगे इसको 1, और नीचे वाले 0 0 ये भी 1 कर देंगे। ठीक, अब आउटपुट पे दोनों 1 हो गए। एक बार और करके देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो पहले भी आ रहा था ना हमारे पास 1 1 वाली कंडीशन। फिर से हम करके देख लेते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, नीचे ये वाला जो आउटपुट था ये यहाँ अवेलेबल होगा, ये वाला आउटपुट यहाँ अवेलेबल होगा। अब देखिए 0 1 0 और फिर 1 दे दिया, और यहाँ 1 और 0 फिर से 1 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इनवैलिड। ठीक, यस सर। नीचे समझ में आई। यस ये पूरा ऑपरेशन अगर समझ में आ चुका है, तो ये एसआर का आपको क्या समझना है, ये तो मैंने पूरी कहानी बताई। आपको समझना ये है कि ये इस तरह की ट्रूथ टेबल बनती है, जहाँ पर दो इनपुट्स होते हैं एस और आर। ठीक, और ये आपका आउटपुट होता है। क्लियर, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, एक्चुअली एन का मतलब होता है nth इंटरवल के लिए, n+1 का होता है n+1th इंटरवल के लिए। तो अगर आपका पहले का आउटपुट Qn था, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या है, xn+1, हम लोग इसमें लिखते हैं। तो नो चेंज बताने का मतलब पता है क्या था, कि आपका पहले, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Qn, यहाँ पे समझ गए, कि जो Qn था वही अभी भी है। समझ गए कि नहीं। यस सर। हम नो चेंज लिख लें, या फिर हम Qn लिख दें। ठीक है, बात वही है कि n+1th इंटरवल के लिए आउटपुट क्या रहा, Qn ही रहा, जो कि चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ट्रूथ टेबल बनती है। सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में 0 आया, हमेशा 0 आएगा, चाहे ऊपर 0 हो चाहे 1 हो। ठीक है, आपका Qn अगर 0 भी होगा तब भी वो 0 कर देगा, 1 होगा तब भी 0 कर देगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, कोई भी आउटपुट होता है उसको रीसेट करते हैं। इसके बाद वाली स्टेज, क्योंकि यहाँ पर सेट वाला इनपुट, इसको हम सेट इनपुट लिखते हैं, और इसको रीसेट। इसको सेट इनपुट हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये 1 है, ये 0 है। तो सेट अगर लिखा हुआ है, वो सेट के सामने वाला अगर 1 है, तो जो भी होगा उसको सेट कर देगा, 0 हो चाहे 1 हो। ठीक है, और ये वाला 1 1 वाली स्टेज जो होती है एसआर लैच में या एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड होती है। समझ गया। यस अब थोड़ा सा और कहानी आगे बढ़ती है, कि यहाँ तक हमारा लैच था। ठीक, फिर बोलते हैं वो लोग कि लैच, इसको मिटा दूँ, एक्सपोर्ट करके रख लेता हूँ इसको। यस जी सर। अब
फिर से सुनना, लैच, सिंपल लैच से हम लोग एसआर लैच पे पहुंचे थे क्योंकि हमें वहाँ इनपुट प्रोवाइड करना था। अब एसआर लैच में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसका इनपुट बीच में कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमने ऐसा तो दिया नहीं है कि हम किस टाइम पे ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे, ठीक। तो ये कभी भी सपोज अगर बिट चेंज हो गई तो क्या होगा, आउटपुट बदलने लगेंगे, समझ गए। और हम जिस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो चीज़ हमें मिलेगी नहीं। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो ऑपरेशन होना चाहिए प्रॉपर एक टाइमिंग के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, कि जिस समय हम लोग देखें, जैसे अब होता क्या है कि जैसे लेक्चर शुरू होता है, ठीक, अगर किसी टीचर ने बोल दिया, अब पूरी पूरी क्लास में, जैसे मेरे में क्या चलता है, मेरे में तुम कभी भी आ रहे हो कभी भी जा रहे हो और तुमने अटेंडेंस लगा दी, ठीक। लेकिन किसी टीचर इसमें क्या होता है, कभी भी कोई भी आ रहा है, पूरा माहौल चेंज कर दिया, हमने अगर पहले से कुछ काउंट कर लिया कि कोई भी बाहर से आके काउंट करके चला गया तो वो क्या होगा, फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक समय अटेंडेंस को दिखाएगा, एक समय अटेंडेंस को दिखाएगा। लेकिन अगर कोई टीचर ऐसा कहता है कि आप जैसे आप आएंगे, ठीक है, जैसे आप आते हैं मैं उसी समय अटेंडेंस ले लूँगा, ठीक, तो वो जो अटेंडेंस जाएगी, ठीक है, वही मान्य होगी। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, इस समय हमने क्लॉक दी, इसी पर्टिकुलर टाइम पे अटेंडेंस होगी तो मैक्सिमम लोग उसी टाइम पे होंगे, ठीक है। हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो उसी टाइम को कंसिडर किया जाएगा, तो लोग भी कोशिश करेंगे कि उसी टाइम पे आए, उसी टाइम पे अटेंडेंस दे दें। वरना अगर मैंने किसी समय भी बीच में रैंडम अगर लेनी शुरू कर दिया अटेंडेंस तो क्या होगा, किसी का लॉस हो जाएगा, ठीक। मैंने 5 मिनट बाद एक बार अटेंडेंस दी, एक बार आधे घंटे बाद ली अटेंडेंस, तो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर इनपुट में डिस्टर्बेंस आ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर हमने बोल दिया कि इस ड्यूरेशन में, जैसे क्लास शुरू होती है उसके 5 मिनट में ही मैं पूरी अटेंडेंस ले लूँगा तो मैक्सिमम मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी और वही मैं मान के चलूँगा। और तो कोशिश